हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो उसमें प्रावधान किया गया है, जो विभिन्न मंत्रालयों को धन का आवंटन किया गया है, योजनाएं जो शुरू की गई हैं, उन सबको जो है मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय में उन सबको देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस योजना में कितना आवंटन किया गया है और कौन सी योजनाएं किसके लिए हैं, ठीक है। और विभिन्न मंत्रालय को जो धन का आवंटन किया गया है, किस योजना का कार्यकाल कितना है, मतलब सभी को जो है ये इनसे रिलेटेड जो है, इन सबको जो है बहुत ही कम समय में और अच्छे से जो कह सकते हैं इनको डिफाइन किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो वाकई आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो जरूर देख ले, एग्जाम के पहले जरूर देख ले। हो सकता है कि आपके इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। एक गवर्नमेंट का जो मतलब बजट है, वो बिल्कुल वैसे ही उठा करके, और ये आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये मुख्यतः कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट के माध्यम से इसमें बताया गया है कि बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं अमृतकाल का विजन। अगर हम बात करें तो अमृतकाल के विजन के लिए तीन जो है मुख्यतः तीन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर सुलभ किया गया है, रोजगार सृजन में वृद्धि करने की बात की गई है, और सुदृढ़ और स्थित बृहद आर्थिक वातावरण बनाए रखने की बात की गई है। अमृतकाल के विजन के रूप में मुख्यतः इन तीन पे फोकस किया जा रहा है। और अगर हम प्राथमिकताओं की बात करें तो सात प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें है समावेशी विकास, अंतिम छोर पर पहुंचना, मतलब जो अंतिम छोर पर लोग हैं उन तक भी योजना या फिर से जो भी है उसका लाभ पहुंचाना। फिर है युवा शक्ति जो है उसको बढ़ावा देना और उसका कैसे जो है अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं, उसकी बात की गई है। वित्तीय क्षेत्र में कैसे प्रावधान किया गया है, हरित विकास, क्षमता को उभारना, अवसंरचना, निवेश। ये जो है पूछ सकता है कि सात कौन कौन सी मतलब विजन है, या कह सकते हैं कि सात प्राथमिकताएं कौन सी हैं। तो स्टेटमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता को उभारना, अवसंरचना और निवेश, और समावेशी विकास। यह जो है सात लक्ष्य हैं अमृतकाल के, ठीक है। अगर हम बात करें सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास, कृषि और सहकारिता की बात करें तो इसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है, जिससे किसानों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षाप्रद प्रधान समानता मतलब वो दिया जा सके। और ANB बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उच्च मूल्य की बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए, उसके उत्पादन के लिए। कृषि गतिवर्धन कोष की स्थापना की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिल सके। लक्षित निधियन जैसे पशुपालन हो गया, डेयरी कार्यक्रम हो गया, मत्स्यन क्षेत्र हो गया, इन सब में 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन किया गया है, ठीक है। तो यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। और भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने की बात की गई है, और इसी के लिए श्री अन्न नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिलेट मतलब मोटे अनाज या मोटे जो खाद्यान्न है उनको बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न का मतलब वो किया गया है, श्री अन्न नामक एक योजना की शुरुआत की गई है। और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद की सहायता दी जाएगी। इसमें जो हैदराबाद की सहायता ली जाएगी श्री अन्न योजना को क्रियान्वित करने के लिए। और व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना की जाएगी, जिससे जो शीत भंडार हो गया, जिससे जो खाद्यान्न की बर्बादी होती थी उसको कम किया जा सके या फिर रोका जा सके, ठीक है। ये देख लीजिए, कृषि क्षेत्र में जो संस्थागत ऋण वृद्धि है वो मतलब हर पंचवर्षीय योजना में कैसे बढ़ी है, सॉरी हर वित्त वर्ष में, हर बजट में कैसे बढ़ी है। और ये रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन जो है वो हर वर्ष कैसे बढ़ा है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। सबका साथ सबका विकास। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य के अंतर्गत 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की बात की गई है बजट 2023-24 में, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करने की बात की गई है। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को मिल करके स्वास्थ्य सुविधाओं मुहैया कराने की बात की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय की अगर हम बात करें तो हेल्थ के और एजुकेशन पे, ठीक है। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर जो है 2019 में कितना होता था हेल्थ पे 1.4
प्रतिशत, जीडीपी का 1.4% खर्च किया जाता था। ठीक है, अभी बढ़कर ये कितना हो गया, जीडीपी का 2.1% स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 2019 में एजुकेशन पर बजट का या कह सकते हैं कि जीडीपी का 2.8% खर्च किया जाता था, और इसमें मामूली 0.1% की वृद्धि हुई है, और यह जो 2.9% हो गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगर हम शिक्षा और कौशल की बात करें तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षक का पुनरुद्धार किया गया है। मतलब शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने की बात की गई है, उनके भी प्रशिक्षण को, जिससे कि शिक्षकों को भी प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, जिससे भी कि बच्चों को प्रशिक्षित कर सकें। ठीक है, तो इसकी बात की गई है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे जो पंचायत हैं और जो वार्ड स्तर है, इन दोनों स्तर पर हर गांव में पुस्तकालय खोले जाएंगे। वहाँ पे गांव में जो बच्चे और बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। सभी के लिए सुविधाएं, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो समावेशी विकास, जो उपलब्धि समावेशी विकास के लिए ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन से जोड़ने की बात की गई है बजट 2023-24 में। और एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ परिवारों की शौचालय बनाए जाएंगे। ठीक है, सुलभ शौचालय योजना के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। ठीक है, ये कितने बनाए गए हैं उसकी बात कर रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत अगर हम बात करें तो 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, और उसके बाद 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके की व्यवस्था की गई है। टोटल लगाया गया है कितना, 102 करोड़ व्यक्तियों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण जो है, तो मतलब कह सकते हैं कि भारत के कुल 102 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। और 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते खोले गए हैं। ठीक है, और पीएमएसबीआई और पीएमजेजेवाई के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर की सुविधा दी गई है। और प्रधानमंत्री किसान के तहत, प्रधानमंत्री जो किसान योजना है, इसके तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ नकदी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, अगर इसमें हम बात करें तो वृद्धि लोचदान बनी रही है। ठीक, अगर बेरोजगारी दर 4 वर्षों की निम्न स्तर पर है, इसकी बात करें तो देखिए 2000 बेरोजगारी दर, अगर हम जून 2022 की बात करें, ठीक है, जून 2022 की बात करें तो बेरोजगारी दर 20 दशमलव, जून 2020 है, ठीक है, हाँ 2020 की बात करें तो उस समय बेरोजगारी दर 20.9% थी, पूछ सकता है। ठीक है, 2020 में जो है बेरोजगारी दर वह सबसे हाईएस्ट मतलब 20.9% थी। अभी वर्तमान में सितंबर 2022 में बेरोजगारी दर जो है वो घट करके 7.2% हो गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, कि 2022 में बेरोजगारी दर कितनी थी, 7.9%, जबकि 2020 में 20.9%, सबसे हाईएस्ट पर। ठीक है, अंतिम छोर तक पहुंचना, इसका तात्पर्य क्या है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो आदिवासी या कह सकते हैं जो जनजाति हैं, ठीक है, तो उनके विकास के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई है। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्रों को धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिक से अधिक शिक्षकों की भर्ती करने की बात की गई है। तो ये यहाँ ये पूछ सकता है कि एकलव्य मॉडल स्कूल जो है कितने बनाए जाएंगे, 740। और यह जो विद्यालय है वह जैसे आपका ये नवोदय विद्यालय है ना, नवोदय विद्यालय की तर्ज पे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। किनके लिए, जो आदिवासी समुदाय के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य मॉडल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। और टोटल 740 एकलव्य मॉडल जो आवासीय विद्यालय है उसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, और प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए श्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, श्री योजना की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जो प्राचीन पांडुलिपि हैं उसके डिजिटलीकरण के लिए श्री योजना की शुरुआत की गई है, इंपॉर्टेंट है। अवसंरचना और निवेश की अगर हम बात करें तो अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। विकास और रोजगार में इसके साथ साथ वृद्धि होगी। इसमें गुणक प्रभाव क्या है कि जैसे पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ा करके 10 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो पूंजीगत निवेश है। ठीक है, जो जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया उस पर जो निवेश किया जाता है, जैसे रोड बनाना, पुल बनाना, या फिर से स्कूल बनाना, नए नए जो है ये गोदाम
या फिर से ऐसे जो पूंजीगत निर्माण होते हैं उसके बनाने के लिए जो पहले इसमें वृद्धि कितना किया गया, 33.4% वृद्धि करके इस टोटल हो गया है 10 लाख करोड़। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा। अगर कोई राज्य सरकार जो है अपने राज्य में अवसंरचना विकास या बुनियादी निर्माण करना चाहता है और उसे केंद्र सरकार से ऋण चाहिए, तो उसे जो ऋण प्राप्त होगा वो 50 वर्षों के लिए प्राप्त होगा, वो भी ब्याज रहित। ठीक है, तो वो केंद्र सरकार से ऐसे ऋण जो है वो प्राप्त कर सकती है। यह एक इम्पॉर्टेंट है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय किया गया है। ठीक है, रेलवे के लिए भी व्यवस्था की गई है। अब तक का सबसे ज़्यादा जो धन का आवंटन किया गया वो रेलवे के लिए किया गया, 2.4 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे भी रेलवे में और भी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण होगा और बेहतर होगा। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें, पतनों कोयला इस्पात उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं, टोटल कितने 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की गई है। यूआईडीएफ की स्थापना श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। जो शहर 2 और शहर 3D श्रेणी के हैं उसके अंतर्गत उनमें जो है शहरी अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्षमता उभारना आस्था आधारित सरकार, इसकी अगर हम बात करें तो जैसे क्या उपाय हैं और संभावित परिणाम इसके क्या होंगे। जैसे भारत में एआई का निर्माण मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत एआई केंद्रों की स्थापना करने की बात की गई है। कितने, 3 शैक्षणिक संस्थानों में इसकी स्थापना की जाएगी, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे क्या होगा, इसके संभावित परिणाम की अगर हम बात करें तो इससे कृषि, स्वास्थ्य, धारणीय शहरों में एआई आधारित समाधान इसको जो है बढ़ावा मिल सकता है। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करने की बात की जा रही है, जिससे स्टार्टअप और अकादमिक द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुँचना संभव हो सकेगा। अगर विवाद से विश्वास जो योजना शुरू की गई थी पहले चरण में, इसमें एमएसएमई के लिए लचीला संविधान निष्पादन किया गया था। एमएसएमई के लिए जो है वह लचीला रुख अपनाया गया था, जिससे क्या है, इसकी वजह क्या है कि कोविड अवधि के दौरान प्रभावित हुए था एमएसएमई क्षेत्र, जिसके कारण जो है इसने लचीला रुख अपनाया था। विवाद से विश्वास जो दूसरा फेज था इसका, इसमें सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम को बढ़ावा दिया गया था और इसने सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों का तेजी से निपटान किया है। ई कोर्ट का जो तीसरा चरण है, यह जो है एक कारगर न्याय प्रशासन के रूप में उभर करके सामने आया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यावसायिक उद्यमों और धर्मार्थ न्यासों के उपायों के लिए एनटीटी डिजी लॉकर की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इससे क्या होगा, इससे व्यावसायिक परितंत्र के साथ दस्तावेजों का सुरक्षित ऑनलाइन संग्रह और साझा करना सुगम्य हो जाएगा। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। टोटल कितने, 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि रोजगार की संभावना में वृद्धि होगी, व्यवसायों के अवसरों का उपयोग जो है मतलब रोजगार की सृजन होगी, सीधा सा मतलब ये है। और जो 5G कनेक्टिविटी है वह और बेहतर हो जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा अन्य शहरों या कह सकते हैं कि पूरे भारत में 5G कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरा एलजीडी क्षेत्र, इसकी अगर हम बात करें तो यह अनुसंधान और विकास से संबंधित है और इससे घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। ठीक है, अगर हरित विकास की बात करें साथियों तो इसमें भी बहुत से प्रावधान किए गए हैं। जैसे पीएम प्रणाम की शुरुआत की गई है, पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। 500 नए अवशिष्ट धन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। टोटल कितना, 500 जो नए अवशिष्ट धन संयंत्र हैं उनकी स्थापना की जाएगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन हैज स्कीम के तहत स्थापित किए जाने की बात की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए सहयोग देने के लिए टोटल जो है 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी, यह इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने हो जाएंगे, किए जाएंगे 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए किसानों को। और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधि या कह सकते हैं कि धन का आवंटन किया जा रहा है राज्यों को। ठीक है, और ये देखिए संभरणीय परितंत्र के विकास के लिए क्या किया जा रहा है, तट रेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मिस्टी की शुरुआत की गई है। मिस्टी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है,
यह है, आप कह सकते हैं कि मैंग्रोव आवरण को बढ़ावा देने के लिए जो तटीय क्षेत्रों में ऑपरेशन, या कह सकते हैं कि एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है मिष्टी। तो मिष्टी योजना पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, मैंग्रोव आवरण में वृद्धि से। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। ठीक, और संभरणी कार्यों को प्रोत्साहन करने के लिए ईपीए के तहत अधिसूचना जारी की गई है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे योजनाएं जो बताई जा रही हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अमृत पीढ़ी युवा शक्ति, अगर इसके तहत हम बात करें तो PMKVI 4.0 की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। एजुकेशन में इन सबको शामिल करने की बात की गई है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौतीपरक रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित करने की बात की गई है। ठीक है, कम से कम 50 गंतव्य ऐसे होंगे जिसका विकास किया जाएगा। यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे यूनिटी मॉल में ODOP, एक जिला एक उत्पाद, और GI टैग जो हो गया, और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे सभी जिलों को एक विशेष जिले का दर्जा, कह सकते हैं कि सभी जिलों की एक विशेष पहचान के लिए उस जिले की यह ढूंढा जा रहा है कि उस जिले में कौन सा चीज़ है जो प्राकृतिक रूप से जिसका उत्पादन होता है, जो वहाँ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उसे शामिल किया जाए। ठीक है, ताकि उस जिले को अगर हम पहचाना जाए या जाना जाए तो उसे एक विशेष जो है किसी प्रोडक्ट, किसी सामग्री के नाम से जाना जाए। ठीक है, या फिर से उसके लिए जान जाए कि यह जो है इसके लिए फेमस है। तो इस पे भी फोकस किया जा रहा है। अगर वित्तीय क्षेत्र की हम बात करें तो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर की स्थापना की गई है। ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी। और MSME के लिए ऋण की गारंटी, इसके तहत क्या है कि 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कार्पिस निधि का विस्तार किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कार्पस निधि का विस्तार किया गया है। अगर हम महिला सम्मान बचत पत्र की बात करें, महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बारगी ई लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना के तहत अधिकतम जमा राशि 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया गया है। जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए इनकी जो अधिकतम जमा राशि 15 लाख थी, इसको बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया गया है। अन्य पहल की बात करें तो इसके तहत जो है GIFT, IFST और व्यवसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण पत्र दे करके और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर राजकोषीय प्रबंधन की बात करें तो राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी गई है, जिससे वो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी निर्माण जो है, आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कर सकें। और 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च करने के लिए राज्यों को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा, और परिव्यय के हिस्से राज्य द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों से संबंधित होगा। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यों को जो लोन दिया जाएगा वह ब्याज रहित होगा, लेकिन इस लोन का प्रयोग राज्य केवल पूंजीगत निर्माण से ही कर सकते हैं। ठीक, ये क्राइटेरिया रखी गई है। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा जो GSDP का 3.5%, 0.5% विद्युत क्षेत्र से सुधारों के लिए संबंध था, किया गया है। राजकोषीय समेकन के तहत 25-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि राजकोषीय घाटा 2025-26 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया? 4.5% से नीचे। घरेलू अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बृहद अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों का सहारा, अगर इसकी हम बात करें तो राजकोषीय समेकन के मार्ग पर संघ सरकार, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 24 तक जो है, ठीक है, 2024 तक ये जो GDP का प्रतिशत है राजकोषीय समेकन पे, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का 2.3%, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका द्वितीय क्षेत्र पर 2.9 और तृतीयक पे 5.9, इतनी की बात की गई है। GST का मासिक राजस्व लाभ जो 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहेगा, इसकी बात की गई है। अगर हम संघ सरकार का बढ़ता पूंजीगत व्यय की बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि संघ सरकार द्वारा, कह सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा पूंजी क्षेत्र में जो व्यय किया जा रहा है वो दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ा है। ठीक है,
ठीक, फाइनेंशियल ईयर 16 में आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए था, जो 23 में 7.3 हो गया और 24 में 10 हो गया है। तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। निम्न एनपीए के चलते बैंकों की सुधार स्थिति गुणवत्ता देखिए, जो एनपीए के कारण जो बैंकों की खराब स्थिति थी, अगर मार्च 2020 की हम बात करें तो बैंकों के पास टोटल एनपीए 8.2% था, जो सितंबर 2022 में घट करके कितना हो गया 5%। तो एनपीए में भी कमी हो रही है, जिससे बैंक जो है ऋण देने में अधिक सक्षम हो गए। तो ये भी जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये भी, इसे भी हम जो है अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं। 9 महीने के आयातों को कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, भारत सरकार का इसमें वर्तमान में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह 9 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है। और अगर बात करें 2022-23 तक, 2022-23 क्वार्टर 3 तक जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वह आपका जो है 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि पर्याप्त है कितने महीने के लिए, 9 महीने के आयातों को कवर करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है। अगर थोक मूल्य से मेल खाते खुदरा मूल्य की बात करें, ठीक है, तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई जो है यह कितना है, यह आपका प्रतिशत में अगर हम देखें तो 4.5% के आसपास है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है यह कितना है, ये भी आपकी जो है 6% के आसपास है। तो यह जो है आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स कहाँ पे है। कर प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष करों को सरलीकरण से लाभ, प्रत्यक्ष करों अप्रत्यक्ष करों को जो सरल किया गया है, आसान बनाया गया, उससे लाभ क्या होंगे ये बताया गया है। उच्च निर्यात में वृद्धि होगी, उच्चतर घरेलू विनिर्माण, घरेलू जो विनिर्माण है उसमें भी वृद्धि होगा, इससे अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन होगा और हरित ऊर्जा और गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। निम्नलिखित पर जो सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया है उसके लाभ क्या होंगे वो इसमें बताया गया है। जैसे लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात, इससे पर्यावरण हितैषी परिवहन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जो मोबाइल कैमरा लेंस के आयात है इसको सरल बनाया गया, इससे मूल्यवर्धन में वृद्धि होगी। और डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहल, इससे रसायन उद्योग के लिए यह है। और श्रिम्प आहार के उत्पादन के लिए जो मुख्य इनपुट है, इससे अधिक से अधिक समुद्री निर्यात के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। प्रयोगशाला निर्मित हीरे के विनिर्माण के लिए जो बीज है उससे निर्यात संवर्धन में बढ़ावा मिलेगा। कॉपर स्क्रैप पर निर्यात, कॉपर स्क्रैप पर जो रियायती बुनियादी सीमा शुल्क जारी किया गया, इससे निर्यात संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और मिश्रित रबर, प्राकृतिक रबर और बराबर, इनको एक दूसरे के बराबर लाने के लिए एमएसएमई के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रत्यक्ष करों का जो प्रस्ताव है, अनुपालन के बोझ को कम और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को कर राहत प्रदान की जा रही है। जिससे यह है कि करदाताओं के लिए पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटे के भीतर संसाधित करने की सुविधा दी गई है। औसत संसाधन अवधि जो 8 वर्ष में 93 दिन था, इसको घटा करके 16 दिन रह गया है। ठीक, औसत जो संसाधन अवधि 8 वर्ष में 93 दिन था वो घट करके 16 दिन रह गया है। और इस वर्ष 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों से संसाधन किया गया है। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। निजी आयकर और निजी आयकर को और सरल बनाया गया है। ये छूट सीमा को बढ़ाया गया है, 3 लाख की गई है। ठीक है, 15% या 30% हो गया है। अगर आय जो है 15 लाख या उससे अधिक है तो इस पे जो है 30% लगेगा। 12 लाख से 15 लाख के मध्य है तो 20% लगेगा। अगर आय जो है 9 से 12 लाख के मध्य है तो उस पर जो है 15% का टैक्स लगेगा। आय जो है 6 से 9 लाख के मध्य है तो उस पर 10% का, और 3 से 6 है तो 5%, और 0 से 3 लाख के मध्य है तो उस पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट है। नई व्यवस्था में अगर हम बात करें तो आयकर छूट के लिए सीमा को बढ़ा करके 5 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया है, जो कि एक अच्छा खबर बोल सकते हैं। और नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक आय पर उच्चतम जो अधिभार है वह 37% से घटा करके 25% किया गया। जो अधिभार था इसको भी घटाया गया है। और वेतनभोगी और पेंशनभोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए मानक कटौती के लाभ कई कर व्यवस्थाओं में किए गए हैं। गैर सरकारी जो वेतनभोगी हैं उन कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी, नकदीकरण पर किए गए छूट सीमा को बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण किया गया है। जैसे प्राकृतिक कराधान के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्योगों
एवं व्यवसायियों के लिए जो सीमा है उसको बढ़ा करके 95 प्राप्तियां कर दी गई हैं। 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% कारपोरेट का लाभ मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं। पीसीएस और पीसीआरडीबी पीएसीएस और पीसीएआरडीबी द्वारा नगद में जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्चतर सीमा तय की गई है। सहकारी समितियों के नगद निकासी पर जो डीटीएस के लिए है, यह 3 करोड़ उच्चतम सीमा तय की गई है। अगर हम स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का 1 वर्ष तक विस्तार किया गया है। स्टार्टअप स्टार्टअप की जो शेयरधारिता है, इसको निगमन के साथ 10 वर्षों परिवर्तन करते हुए हानि को अग्रनिक मतलब 10 वर्षों के लिए परिवर्तित किया गया है। केंद्र और राज्यों के संविधा द्वारा स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों की आय को कुछ क्षेत्रों में आयकर से छूट दी गई है। 31 मार्च 2025 तक आईएफएससी, जीआईएफटी, सीटी और सीटी को धनराशि पुनः अंतरित करने के लिए कर लाभों की अवधि का विस्तार किया गया है। यह देख लीजिए रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, सबसे अधिक रुपया कहाँ से आता है। अगर हम बात करें तो ऋण और अन्य देवताओं से जो है, अन्य देवताओं से सबसे अधिक प्राप्त होता है 34%। ठीक है, उसके बाद है आयकर से प्राप्त होता है 15%। ठीक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7, निगम कर से 15, जीएसटी से 17, मतलब सबसे अधिक कह सकते हैं कि ऋण से प्राप्त होता है और यह पहले नंबर से है। जीएसटी से 17, यह दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और आयकर और निगम कर, इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि यह सम्मिलित रूप से तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और अगर हम बात करें केंद्रीय उत्पाद की, तो यह है आपके चौथे नंबर पे। ठीक, और कर राहत प्राप्तियां ये 6% हैं, तो ये 5वें नंबर पे है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और रुपया जाता कहाँ पे है, अगर ऋण से प्राप्त हो रहा है तो ब्याज भुगतान पे ही तो जाएगा सबसे ज़्यादा। तो देखिए ब्याज भुगतान पे सबसे अधिक जा रहा है, ये पहले नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद जो है जा रहा है आपका किस पे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, नहीं, करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है उस पे जा रहा है 18%, तो यह दूसरे नंबर पे है। उसके बाद किस पे जा रहा है, उसके बाद जा रहा है केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उस पे ज़्यादा व्यय किया जा रहा है, तो ये तीसरे नंबर पे है। ठीक, उसके बाद आपका किस पे है, उसके बाद जो है वित्तीय आयोग और अन्य अंतरण पे 9%। फिर इस केंद्रीय प्रायोजन, केंद्र और राज्यों के द्वारा मिल करके जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस पर खर्च किया जा रहा है। तो यह 3 मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, 3 याद रखिएगा। ठीक है, और यह देख लीजिए विशिष्ट मंत्रालयों के लिए जो आवंटन किया गया, किस मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया है। रक्षा मंत्रालय को अगर हम बात करें तो 5.94 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.06 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ रुपए का। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। संचार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। मुख्य योजनाओं के लिए अगर हम आवंटन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योगों के विकास के लिए जो है यह 2022-23 में जहां 100 था, 23-24 में इसको बढ़ा करके 1250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल हो गया यहाँ। जल जीवन मिशन के लिए अगर हम बात करें 22-23 में 6000 करोड़ रुपए था, इसको बढ़ा करके 7000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकलव्य मॉडल के लिए अगर हम बात करें 2022-23 में 2000 रुपये इसके लिए आवंटन था, इसको बढ़ा करके 5943 करोड़ रुपये कर दिया गया है एकलव्य मॉडल के लिए आवंटन। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जहां 22-23 में आवंटन 48,000 करोड़ रुपये था, वहीं इसको बढ़ा करके 79,590 करोड़ रुपये कर दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण अर्थात फेम योजना के लिए जहां 2022-23 में 2908 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, वहीं 23-24 में 5172 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पूर्वोत्तर विशिष्ट और हंसना विकास मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए 22-23 में 1419 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था और 23-24 में इसको बढ़ा करके 2491 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत और व्यय लाख करोड़ रुपये। अगर हम राजस्व प्राप्ति की बात करें, राजस्व प्राप्ति की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में अनुमान लगाया गया है कि जो राजस्व प्राप्ति वो 26.3% होंगी और टोटल जो है फाइनेंशियल ईयर 2-3 में कितना प्राप्त हुआ था 23.5। पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो 18.7 का लक्ष्य रखा गया है, प्राप्त हुआ था 8.4। ठीक, तो
अगर राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय जो है फाइनेंशियल ईयर 24 में जो है 35% जो है राजस्व व्यय रहने की है, और प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है यह 13.7% रहने की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप लोग एग्जाम के पहले इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।